एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7। आज इसका 10वां पाठ लेते हैं। अध्याय 10 बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजकों और ये M707 का चैप्टर है। तो ये इसका पाठ है, ज़रा इसको अच्छे से देख लीजिए। इसको आराम से पढ़ लेना है पूरा। इसको पढ़ने के बाद ये पेज नंबर 61 पर है और इसका पेज नंबर 62 जो है, यहाँ से इसके प्रश्न शुरू होते हैं। तो प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने के घेरे को भरिए। तो जहाँ पर दिया हुआ है 5x² में अचर का मतलब होता है जो ये जो संख्याएं जो चेंज ना हो, तो वो होते हैं अंक। जो भी अंक होते हैं वो अचर में आते हैं। तो यहाँ पर अचर अंक क्या होगा? 5। तो 5 कहाँ लिखा है? ये सी में लिखा हुआ है। तो सी में आपको ये गोला कर लेना है। फिर आता है इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कि 3x(y)3 में x का गुणांक, मतलब जो भी x के साथ बाकी अंक लगे हुए हैं, जो भी बाकी पद या अंक लगे हैं, वो गुणांक कहलाते हैं। तो 3x(y)3 में x को छोड़ दीजिए तो बाकी बचता है 3y3। तो 3y3 कहाँ पर लिखा हुआ है? ये डी में लिखा हुआ है। तो ये डी में आपको गोले लगा लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, बीजीय व्यंजक 8xy का समान पद। समान पद का मतलब होता है जैसे इसमें xy यानी जो चर राशियां हैं, उसी टाइप की चर राशियां और किस में हैं? तो 8x में इसमें y नहीं है, 8y में इसमें x नहीं है, ऋण 2xy इसमें तो है, xy है, और ये शुरुआत का गुणांक कुछ भी हो सकता है पर xy होना चाहिए। तो 8xy का समान पद क्या हो जाएगा? ऋण 2xy। ये कहाँ पर है? सी में। तो आपको सी में गोला लगा लेना है। इसी प्रकार है ये प्रश्न क्रमांक 4 कि यदि आपके पास x रुपए हैं और आपने उसमें से 10 रुपए अपने भाई को दे दिए तो आपके पास रुपए बचेंगे। देखिए जी, x तो आपके पास रुपए थे, तो x में से 10 भाई को दे दिया यानी कम कर दिया, तो x में से 10 कम हो गए यानी x ऋण 10 हो गए। तो इतने ही रुपए आपके पास बचेंगे। तो ये कहाँ पर है जी? ये डी पर है। तो ये डी में आपको गोला लगा लेना है। इसी प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 5 है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा x सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग है तो भुजा गुणे भुजा या भुजा का वर्ग। तो चूंकि x है तो x का वर्ग कहाँ पर है? 2 जगह दिख रहा है। लेकिन जो इसका क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या जो भी पैमाना होता है उसका वर्ग होता है। तो x वर्ग भी आएगा और सेंटीमीटर चूँकि पैमाने के रूप में है तो सेंटीमीटर का वर्ग भी आएगा। ये दिया हुआ है आपके सी में। तो आप सी में गोला लगा लीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 6 ये कह रहे हैं कि जब a बराबर 0 b बराबर 1 तो a² ऋण ab ऋण b² धन 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो व्यंजक लिखा है उसको लिख लिया और फिर जहाँ जहाँ a है वहाँ 0 रख दीजिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 1 रखना है। तो a की जगह ये 0 का वर्ग हो गया और a की जगह 1, b की जगह a की जगह 0, b की जगह 1, और इसमें b की जगह 1 का वर्ग, और ये 2 तो पहले से है। तो 0 का वर्ग 0, 0 का किसी संख्या में गुणा कर किया वो भी 0, और 1 का वर्ग 1 होता है, अर्थात 1 का वर्ग 1 यानी कि ऋण 1, और धन 2 पहले से है। तो 2 में से 1 घट गया तो 1। ये इसका हल हो गया। अब इसी का 7वां प्रश्न लेते हैं कि ऐसे 3 व्यंजक लिखिए जिनमें से प्रत्येक में 3 पद हों। 3 पद हों तो कुछ भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है 2x² धन 3x धन 5। ये भी व्यंजक है जिसमें 3 पद हैं, 1 2 3 पद हैं। और 3xy धन 2y धन 2 ये भी अलग प्रकार का व्यंजक है, इसमें भी 3 पद हैं। ये पद कहलाते हैं, 1 ये 2 3, यानी 2 भी यहाँ पर संक्रिया के साथ अलग किया गया है, वो पद हैं। ठीक है ना, यहाँ धनात्मक संक्रिया के साथ अलग किया गया है। इसको ले लेते हैं। तो 2x² धन 2x धन 1 ये भी 3 पद हैं इसमें। ठीक है, तो ये
इसके अलावा भी आप बना सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो इसमें ऐसे बनाया है। 8वां प्रश्न लेते हैं कि नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो 4x² ऋण 3xy, यह एक तो द्विपद है। अब द्विपद में भी एक 4x² एक पद है और दूसरा है ऋण 3xy। अब इनमें गुणनखंड भी करिए। तो 4x² का गुणनखंड निकल आएगा 4 और एक x और एक और x, यानी x² माने 2 बार x। और ऋण 3xy में ऋण 3 एक अलग गुणनखंड है और x एक और अलग गुणनखंड है, y अलग गुणनखंड है। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए। इसमें देख लीजिए, ऋण 4p² q, ऋण 3pq का स्क्वायर और धन 5। तो ये 1 2 3 त्रिपद है। अब त्रिपद में एक पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, ये तीनों को अलग कर दिया। अब इनके अलग अलग गुणनखंड कर देते हैं। तो 4p² q में तो 4 तो एक अंक आ गया, एक गुणनखंड। p² यानी p में p का गुणा 2 बार और q एक बार। अब ऋण 3p q का वर्ग में क्या लेंगे, तो ऋण 3 तो ये आ गया, p भी आ गया, q के वर्ग में q और q। 5 तो अकेला है, तो 5 का केवल एक ही गुणनखंड रहेगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में। प्रश्न क्रमांक 9 कह रहे हैं कि किसी आयत की लंबाई 2x धन y सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3x सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तो ये 2x धन y है और चौड़ाई 3x है, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी 6x² और 3 का इसमें गुणा किया तो 3xy, बस यही। और क्षेत्रफल में जो पैमाना होता है उसका वर्ग हो जाता है, तो पैमाना सेंटीमीटर है। तो 6x² धन 3xy और पूरे का सेंटीमीटर का वर्ग, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 10 है। 10वां कह रहे हैं कि एक वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा x मीटर है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक वर्ग बना लिया, इसमें देखिए ये एक भुजा ले ली, तो चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, एक भुजा गुणे 4। एक भुजा कितनी है, x और 4 का गुणा, तो 4x हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप आ गया 4x। अब इसी में प्रश्न क्रमांक है 11वां। 11वां कह रहे हैं कि संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ने के लिए एक बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए क्या करें, m और n का गुणनफल, तो m और n का गुणा कर दिया कि गुणनफल, यानी इसको बंद करके इसमें 3 का गुणा और कर दीजिए, फिर उसमें से 5 और जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार क्या बन गया, ये तो mn बन गया, ये 3 अभी गुणा है धन 5। तो अब चूँकि गुणे में जो अचर राशि होती है वो सामने लिखा जाता है, जिसको गुणांक कहते हैं। तो इसमें 3 गुणांक हो गया और mn चर राशियाँ हैं। तो 3mn धन 5, ये इसका बीजीय व्यंजक हो गया। अब इसी में प्रश्न क्रमांक 12। तो 12 प्रश्न क्रमांक में आइए, देखिए ये काफ़ी कोच पोच करके लिखा हुआ है, समझते हैं कैसे। तो निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं है। अचर मतलब संख्या वाले नहीं, संख्या नहीं है, ठीक है। उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। तो ये 1 2 3 4 4 सवाल हैं, जगह इतनी है तो इसलिए इसको जो है ऐसे शॉर्ट में लिखा गया है। तो चलो पहले को लेते हैं, 4 धन xy। तो 4 धन xy में चर को छोड़ देना है, यानी 4 को छोड़ दिए तो बचा कौन सा, यही तो बचा, ठीक है। अचर नहीं है, ये अचर नहीं, ये तो अचर है, अचर को तो लेना नहीं। अचर नहीं है कौन सा, ये नहीं है xy। अब इसका गुणांक क्या होगा, किसी भी संख्या में 1 का हमेशा गुणा रहता ही है, तो इसका गुणांक हो गया 1। यहाँ पर देखिए ऋण 2q² p² धन p² q धन 7। 7 तो अचर है, इसको छोड़ दीजिए। अब बचे ये 2 पद, ठीक है। ये सॉरी, ये पहले ये दूसरा, ये तो तीसरे में चले गए। दूसरा ऋण 2 p² धन 7। तो ये 7 तो अचर है, इसको अलग कर दीजिए। तो ऋण p² तो चर वाला पद आ गया।
और इसमें भी किसका गुणा है, पी स्क्वायर चर को अलग कर दीजिए तो इसका कहलाएगा ऋण 1, यानी ऋण 1 का गुणा है पी स्क्वायर में, तो गुणांक आ जाएगा इसका ऋण 1। अब ये तीसरा आया है सॉरी 2q² p² धन p² q धन 7, तो 4 इसमें अचर तो 7, इसको अलग कर दीजिए। अब ये दो जो है चर वाले पद मिलते हैं, तो पहले वाले चर में 2q² p² में गुणांक किसका है, 2 का, तो ये 2 गुणांक आ गया। और p² में किसका गुणांक है जी, कोई अंक नहीं लगा, इसका मतलब है कि 1 का गुणांक है। इसी तरह इसमें देख लीजिए a² धन 3b² ऋण 2ab में, इसमें तो सारे के सारे गुणांक मतलब ये चर वाले पद हैं, तो a² में किसका कोई अंक नहीं लगा, इसका मतलब इसका गुणांक 1। 3b², इसमें किसका पद लगा हुआ है, 3 का, तो ये गुणांक आ गया 3। और ऋण 2ab में किसका गुणा है, ऋण 2 का, ab अलग कर दीजिए तो ऋण 2 का, तो गुणांक का इसका आ गया 2। अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। तो ये इतने सारे पद दिए गए हैं, समान पद छांटना है। तो जी यहाँ पर xy² का है, तो xy² के साथ कौन सा है जिसमें x और y² होगा, तो ये 2 xy² है। इसी तरह इसको लिया तो इसके साथ x² y वाला पद आ गया, तो ये था 20 में, ठीक है। फिर x वाला पद लिया है तो ये 100x है, तो x और x वाला पद 3x आ गया। 8x² वाले पद लिए तो एक तो ये x² है, एक ये वाला ऋण 11x² है, और ये 6x² ऋण वाला यहाँ पर आ गया। अब बचता क्या है, यहाँ से चले गए, अब ये y वाला बना, तो ऋण 11yx में से एक ये इधर आ गया, और क्या है xy या yx एक ही पद है, चाहे क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो चाहे xy पढ़िए या yx, तो ये दोनों समान पद कहलाए। तो 1 2 3 4 5 अलग अलग समान पद बने, और कुल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 2 4 2 6 3 9 2 11 पूरे हो गए। अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 ये है कि यदि a बराबर 2 b बराबर ऋण 2, तो a² धन ab धन b² का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 2 रख दीजिए, ये रख दिया, a की जगह ये 2 रख दिया, b की जगह ऋण 2 तो ऋण 2 लगा दिया, और इस b की जगह ऋण 2 तो का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, और 2 में 2 का गुणा 4 तो आया, लेकिन ये ऋणात्मक संख्या है तो धन के साथ ऋण का गुणा ऋण हो गया, और ऋण का वर्ग यानी धनात्मक संख्या हो गई, 2 का वर्ग 4। अब देखिए एक ऋण एक धन अलग कर दीजिए तो एक केवल 4 भर तो बचता है, तो इसका जवाब आ गया 4। अब यहाँ पर आइए, अपने परिवार की मासिक आमदनी व विभिन्न मदों में होने वाले खर्च को बीजी व्यंजक के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जी पहले अपने परिवार की आमदनी निश्चित करिए, फिर बीजी व्यंजक बनाते हैं। तो चलो ऐसे शुरू करते हैं कि माना मेरे परिवार की मासिक आय या मासिक आमदनी x रुपये है, तो इसका बीजी व्यंजक बना x, ठीक है। फिर मेरे मकान का किराया, चूँकि अलग अलग अपने खर्चे बना सकते हैं कुछ भी जो भी आपको, तो मेरे मकान का किराया मासिक आमदनी का कितना है, 10वां भाग है। तो मेरे मकान का किराया मेरी मासिक आमदनी का यदि 10वां भाग है तो ये हो जाएगा x/10, ये भी एक व्यंजक है। फिर बच्चों की फीस मासिक आमदनी का 20वां भाग है, तो x का 20वां भाग, चूँकि आमदनी हमेशा रुपए में शो करती तो रुपए का चिन्ह बना दीजिए, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। घरेलू खर्च बच्चों की फीस का 3 गुना है। अब यहाँ बच्चों की फीस से शुरू करना, तो बच्चों की फीस कितनी थी, x/20 का 3 गुना, यानी कि 3 का और गुणा कर दीजिए, तो 3 का x में गुणा हो गया, तो 3x/20, ये बन गया बीजी व्यंजक। अन्य खर्चे बच्चों की फीस का 5 गुना है, तो बच्चों की फीस है x/20 और 5 गुना यानी 5 का गुणा, तो बन गया
5 का x में गुणा 5x/20, अभी ये हल हो जाएगा। तो 5 चौके 20 यानी x/4 ये इसका बीजीय व्यंजक हुआ। तो इस तरह ये प्रश्न पाठ क्रमांक 10 यानी अध्याय 10 पूरा होता है।